हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम फिर से क्लास 10 के चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के साथ उपस्थित हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में कहते हैं, पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, तो ब्लूप्रिंट्स के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक, ब्लूप्रिंट मतलब जो नीला से लिखा है आपके एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं नीले से लिखे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम ये हरे पेज पर जो भी क्वेश्चन लिखा है, देखिए यहाँ पर ग्रीन पेज पर यहाँ और यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक, आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहला बोल रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। अब जो पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि कोई विलयन है जो क्या कर रहा है, ये लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला। लाल को क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। ठीक है, लाल को क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो अगर कोई लाल को नीला कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्षार है। ठीक, लेकिन हमसे इसमें ये नहीं पूछा है कि वो क्षार है कि वो अम्ल है, बोल रहा है उसका पीएच क्या है। ऑप्शन दिया है 1, 4, 5, 10। ऑप्शन क्या है 1, 4, 5, 10। आप एक बात बताइए, भाई 0 से 7 तक तो क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 के बाद 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से 14 के बीच में आ रहा है, 10। तो इसका जो पीएच होगा, विलयन का पीएच 10 होगा। क्यों? क्योंकि 10 पर क्षार है। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर, ध्यान से सुनिए, कोई विलयन है, हमको नहीं पता है कौन सा विलयन है, हम लिख देते हैं विलयन। ठीक है, अब बोला अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। अच्छा, कोई कवच है अंडा का जो पिसा हुआ है, ठीक है, कुछ हो रहा होगा, जो चूल्हे के पानी को दूधिया कर देता है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, चूल्हे के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा, बोल रहा है कि जो विलयन है वो क्या है। अच्छा, कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विलयन, अच्छा विलयन क्या है, विलयन हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर H2O, भाई 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 H2O बच गया, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो पानी निकल जाएगा। ये जो CO2 गैस बाहर निकलेगा, इसी के कारण जो कलर होता है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वहां पर पानी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया है आपका कौन सा होगा, NaCl, HCl, लाइसिल, KCl। HCl होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, अम्ल होगा, अम्ल। ठीक है, H2SO4 रहता तो H2SO4 रहता तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता। ठीक, कैल्शियम सल्फेट। चलिए आगे, बोल रहा है NaOH का 10 ml, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। 10 ml NaOH में 8 ml अगर हम HCl मिला दें तो ये क्या हो जाता है, विलयन जो होगा वो उदासीन होगा। ठीक, तो बोल रहा है यदि हम NaOH तो उसी विलयन को 20 ml ले, यही विलयन है, अब हम 20 ml NaOH ले लेते हैं, तो इसको उदासीन करने के लिए कितने ml HCl चाहिए, कितना ml HCl हो कि ये उदासीन हो जाए। भाई एक बात सुनिए, 10 का दुगुना 20, तो 8 का दुगुना 16, खत्म बात। ठीक है, 16 ml लेंगे। ठीक, चौथा का क्वेश्चन, चौथा माने चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा, अपच का उपचार करने के लिए, अपच माने जब कोई चीज पचता अवस्था नहीं है उसका उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, एंटासिड। हाँ भाई, एसिड का उपचार करना। अपच क्यों होता है, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एसिड की मात्रा को कम करना है, तो इस
कि इसका मतलब कोई विपरीत लेना पड़ेगा, इसका एंटी मतलब इसका एंटी लेना पड़ेगा, तो हम इसीलिए क्या लिखते हैं एंटी एसिड, ठीक है, करेंगे एंटासिड। बात समझ आ गया। चलिए आगे बोल रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद इसको संतुलित समीकरण लिखिए। अच्छा अब हम पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं, क्या क्या है उसको सुनिए ध्यान से। पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा तनु कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है मतलब पानी डाला गया है तो एक्वस होगा। दानेदार जिंक दानेदार है, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट बना लिया और हाइड्रोजन गैस वापस कर दिया, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये पहला वाला हो गया, बैलेंस है, देख लेते हैं जिंक SO4 SO4 सब बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वस है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है Mg, ठीक है, Mg मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MgCl। अब एक बात देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर -1, तो भाई जब आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो इसके ऊपर +2, क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है। तो ये जाता है इसके नीचे, ये आता है इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, फिर उन दोनों को बिना साइन के लिख दिया जाता है। जैसे Mg के नीचे 1 लिख दीजिए और Cl के नीचे 2, एक का कोई मतलब नहीं होता, तो हटेगा तो क्या बनेगा MgCl2, यहाँ पर आएगा MgCl2, ठीक। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। देखिए हम स्टार्टिंग में भी पढ़े थे, अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ कराई जाए तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस कर दे, बैलेंस है नहीं है, नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, हो गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है, फिर से तनु है तो एक्वस रहेगा AuUAS, ठीक है, शॉर्ट में AQ लिख देते हैं। किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम के चूड़ा के साथ, तो Al लिख देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट तो लिखेंगे Al2SO4 का ट्राइज, कैसे बना, देखिए SO4 के ऊपर 2 गो माइनस, Al के ऊपर 3 गो प्लस, ठीक, ये 3 एक नीचे, ये 2 इसके नीचे, तो SO4 के नीचे अगर 3 लगाएंगे तो भाई तिरारी झटका में पढ़ाने लगेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में इसे करके लगाते हैं 3, ठीक है। Al के नीचे सॉरी SO4, ठीक है, इसके नीचे, अब चलिए तो इसके नीचे चला जाएगा तो Al के नीचे 2, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे तो 4 था इसलिए ब्रैकेट के बाहर, इसके नीचे कुछ नहीं था डायरेक्ट 2 लगा दिए, तो Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। प्लस प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन हर सब गैस है, बहुत ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा लास्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, रेतन रायता, देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन, अरे लौह का रेतन माने आयरन, ठीक है, तो बन जाएगा FeCl2, ठीक है, Fe पे 2 Cl पे 1 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित कीजिए। अच्छा ठीक है, एल्कोहल, इस बुक को रख दे, बोल रहा है कि एल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, इन दोनों में हाइड्रोजन है, इन दोनों में हाइड्रोजन है,
लेकिन फिर भी दिस इज नॉट अ एसिड, लेकिन इसका वर्गीकरण में एसिड की तरह नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक कोई से डब्बा है, एक फौरी डब्बा है, ओहो ठीक है, एक फौरी डब्बा है, ठीक। अब यहाँ पर हम एल्कोहल को लेते हैं, एक एल्कोहल ले लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O12। एल्कोहल में जिसमें भी OH लग जाए वो OH है, ये पीने वाला एल्कोहल है, ठीक है, एक्सिल एल्कोहल। अब देखिए C2H5 लगा के OH, इसमें एल्कोहल बना है, ठीक। अच्छा, इसी को कुछ बैटरी वैटरी लगा दें, ठीक है, तो बल्ब भी जोड़ दे रहे हैं डिजाइन में, बल्ब कम बेना ढेर लग रहा है, कोई बात नहीं, काम चला लीजिए, ठीक है। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, बल्ब तो नहीं चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होगा जब इसके अंदर आयन होंगे, या फ्री इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या आवेशित कण कह लीजिए, ये सब होगा तब न बहेगा जी, ठीक है। कोई दिमाग पूरा लिख रहा है, ठीक है, आवेशित कण हो चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन हो चाहे आयन हो, ठीक। अगर ये सब रहेगा तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, क्योंकि विद्युत का जो संचालन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब भाई माइनस लगा है, मतलब ये ऋणात्मक कोई कण है, कोई ऋणात्मक कण है, ऋणात्मक कण है, ऋण माने कोई आवेश है, ऋण आवेश है इसके ऊपर, ऋण आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये सब बात बाद में होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई कण मतलब कोई आवेशित कण होना चाहिए जो फ्री हो, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बिजली को लेके कौन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जा पाएगा, इसलिए वो जो बेना है, ठीक, बेना मतलब बल्ब है, वो चालू नहीं होगा, ठीक है। सेम काम हम यह करेंगे, ठीक है, सेम काम, अरे यार ऐसा, ठीक, डब्बा बना ले, डब्बा बन गया, बिजली लग गया, बल्ब लग गया। अच्छा, अब इसमें ले लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है, जो पानी के साथ मिक्स करेंगे वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, मतलब उसका जो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या उसमें भी नहीं रहेगा ना, एकदम आशुद्ध जल है, ठीक। अच्छा गया। अब ग्लूकोज का विलयन में जब स्विच ऑन किया तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ, इसमें आवेशित कण नहीं है, इसमें भी नहीं है, विद्युत का संचालन इसमें भी नहीं होता है, विद्युत का चालन इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। अच्छा, अब देखा गया HCl को डाल करके, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो HCl है, HCl ठीक है। सुनो, तो यहाँ पर जो अब जैसे यहाँ पे HCl है, ठीक, अंदर आशुद्ध है, लेकिन ये HCl जो होता है वो अपने आप को तोड़ देता है, ये सब तोड़ नहीं पाते हैं अपने आप को, ये तोड़ लेता है, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में। जैसे ही अपने आप को H प्लस और Cl माइनस में तोड़ता है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और जैसे ही आवेशित कण आया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। तो कुल मिला जुला के क्या कहा गया है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन आयन होते हैं, फिर भी इनको हम अम्ल की तरह वर्गीकृत क्यों नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को H प्लस आयन में विभाजित या वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बात समझा गया। इसलिए हम इसको अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि अम्ल वो होता है जो विलयन में जाने में H प्लस दे, क्योंकि ये दोनों नहीं दे पाते हैं इसलिए ये अम्ल नहीं कहलाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा दें। देखिए इन दोनों में क्या हो रहा था, एल्कोहल या ग्लूकोज में, एल्कोहल में भी H प्लस नहीं बन रहा था, ग्लूकोज में भी H प्लस नहीं बन रहा था,
तो अगर H प्लस बन नहीं रहा है तो उसको हम कहेंगे नहीं। HCl या कोई अन्य H2SO4 ले ले, HCl ले ले, तो इस समय H प्लस निकल रहा है, इसी के कारण इनमें विद्युत का चालन हो रहा है। आप समझ रहे क्या? तो अगर विद्युत का चालन हो रहा है और H प्लस निकल रहा है, तो H प्लस निकल रहा है, यही इस बात का प्रमाण है कि ये अम्ल है। अगर ये दोनों भी हम H प्लस दे देते तो ये सब भी अम्ल रहते हैं। ठीक है, अगर ये सब भी H प्लस दे देते हैं तो ये सब भी क्या रहते हैं? अम्ल रहते हैं। क्योंकि ये सब H प्लस नहीं दे पाते हैं इसलिए सब अम्ल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल में होता है? फिर वही बतिया, आश्रित जल जो होता है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, इसमें विद्युत चालन नहीं होता, जबकि जो वर्षा का जल होता है इसमें विद्युत का चालन होता है। तो यही पूछ रहा है क्यों। देखो, आश्रित जल का पीएच वैल्यू है 7, ठीक है, याद रखना। आश्रित जल में कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, आवेशित कण नहीं होते हैं जो जिससे विद्युत का चालन हो पाए। वर्षा के जल में कई सारे आयनिक जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इसमें जो आवेशित कण होते हैं वो होते हैं, ठीक है, इस कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि आश्रित जल में आवेशित कण नहीं होते हैं, ठीक है, इस कारण इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में कई आवेशित कण या आयनित कण जैसे कार्बोनेट आयन होते हैं, इस कारण इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है बात? जो बोल रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। बाकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 8वां, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? अच्छा, बोल रहा है कि जल नहीं है तो अम्ल अपना अम्लीय लक्षण नहीं दिखा पाते हैं। जल अगर नहीं है तो जो अम्ल है वो अपना अम्लीय लक्षण नहीं दिखा पाता है। ऐसा क्यों है ना? बात समझ में आया? जल अगर नहीं है तो अम्ल अपना अम्लीय लक्षण नहीं दिखा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जल की उपस्थिति में ही, इसका लिखिएगा, जल की उपस्थिति में ही अम्ल अपने आयनों में टूटते हैं, जिससे उनका अम्लीय लक्षण सुनिश्चित हो पाता है। अब एक उदाहरण दीजिएगा, जैसे HCl का H प्लस व Cl माइनस आयन में टूटना, ठीक है, बढ़ा लीजिएगा, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में HCl का H प्लस और Cl माइनस आयन में टूटना, ठीक है, हाँ गया, हाँ टूटना, जहां H प्लस आयन HCl के अम्ल होने को बताता है, जहां HCl में से H प्लस आयन का निकल रहा है, जहां HCl में से H प्लस आयन का निकलना, ठीक है, जहां HCl में से H प्लस आयन का निकलना अम्ल होने को बताता है, मतलब निकलना HCl के अम्ल होने को बताता है, निकलना HCl के अम्ल होने को इंगित करता है, बताता है या सुनिश्चित करता है। ठीक, जो इच्छा वो आप लिख सकते हैं।
देखिए जल, सीधा बात सुनिए, जल नहीं होगा तो अम्लीय लक्षण नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आयनों में टूट ही नहीं पाएंगे। जब अपने आयनों में टूट नहीं पाएंगे तो H+ नहीं निकलेगा। अगर H+ नहीं निकलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि ये अम्ल है कि कौन चीज है, पाउडर है कि अम्ल है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन है 5 बिलियन ABCDE, 5 बिलियन है, A है, B है, C है, D है, E है। जब शास्त्रिक सूचक से जांच की जाती है तो क्रमशः, अच्छा क्रमशः मतलब क्रम से, जैसे A का आ गया 4, pH वैल्यू है सब, B का आ गया 1, इसका आ गया 11, इसका आ गया 7, इसका आ गया 9। तो अब बोलता है कौन सा विलयन है, ऑप्शन है जैसे A उदासीन कौन है, मतलब पूछ रहा है कि उदासीन है तो कौन, पांचों में से कौन उदासीन है। ठीक है, बी प्रबल क्षारीय है, कौन, पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से। ठीक है, ये 5 विलयन है, ये पांचों का पीएच लिखना होगा, ये पीएच है, ये विलयन है, ये दोनों दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन उदासीन है, इनमें से कौन क्षारीय है। तीसरा क्वेश्चन है प्रबल अम्लीय कौन है, प्रबल अम्लीय, अच्छा डी दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय। ठीक है, तो ये चीज पूछ रहा है, समझते हैं, जिनको नहीं पता थोड़ा सा देख लीजिए, तुरंत आइडिया लग जाएगा। देखो बताए थे 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। 7 से जैसे जैसे पीछे घसक के चलते आएंगे तो उसका अम्लता बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 0 से जैसे जैसे आगे जाएंगे, इधर आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो घटेगा, वाइस वर्सा उल्टा होगा। और 7 से 14 पे जिधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्षारकता बढ़ेगा। 7 से 0 पीछे आ रहे हैं तो अम्लता बढ़ेगा, 7 से 14 आगे जा रहे हैं तो क्षारकता बढ़ेगा। ठीक है, अब सुनिए उदासीन है कौन, डी वाला, कौन सा रहेगा, डी, क्योंकि 7 पर क्या होता है उदासीन, 7 पर क्या होता है उदासीन। प्रबल क्षारीय, अब क्षारीय देखते हैं कहां से कहां तक होता है। 7 से 14 के बीच में क्षारीय है, तो एक तो 7 से 14 के बीच में 111 है और एक से 7 से 14 के बीच में 9 है। तो बोले कि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, तो भाई 9 पे क्षारीयता कम होगी, 10 पे थोड़ा और बढ़ेगा, 11 पे और बढ़ेगा, आगे जाने पे बढ़ रहा है ना, तो आगे जाने पे कौन सा बढ़ेगा, सी, तो सी प्रबल क्षारीय। अच्छा बोला प्रबल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय कौन होगा, लिख देते हैं, यही तो क्षारीय है ना, क्षारीय या तो 9 वाला है या तो 11 वाला, तो दुर्बल क्षारीय होगा कौन सा, ई, और प्रबल क्षारीय होगा सी। ठीक, अब बोल रहा है कि कौन सा है प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय। अम्ल कहां से कहां तक होगा, 0 से 7 के बीच में होगा, 0 से 7 के बीच में कौन होगा, अम्ल होगा। अब 0 से 7 के बीच में है कौन, एक तो 4 है अम्ल वाला, ठीक, और कौन है, एक तो 1 है अम्ल वाला। ए का पीएच मान है 4, बी का है 1, भाई पीछे आने पे बढ़ रहा है तो भाई 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 से भी पीछे 1 है तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय 1 वाला होगा, तो 1 वाला कौन पे है, बी पे है, तो बी लगा दीजिए प्रबल अम्लीय। ठीक है, और ए हो जाएगा आपका दुर्बल अम्लीय, बात खत्म। ठीक, अब इसके आगे आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं।